नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मैं हूं शुभम। आपने इन्हों तो रोज़ देखते ही हैं, ये रोज़ सभी का इंटरव्यू लेते हैं। आज मैं इनसे काफ़ी दिनों बाद मिला हूं। आज मैं इनका इंटरव्यू लूँगा और विभिन्न विषयों पर इनसे बात चर्चा करूँगा, देश व प्रदेश की। आपका स्वागत है। आप ही का चैनल में क्या स्वागत है। पहले आप सबको होली की बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरीके से होली के रंग सभी के जीवन में आते हैं, तो ये रंग आपके जीवन को रंग बिरंगा बना दें। झाबुआ लाइव की ओर से आपको हम ये बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एक खलियान में हम लोग मौजूद हैं इस समय, और शुभम भाई मेरे दाहोद के साथी हैं। और हर होली पे जो धुलेटी होती है, हम 15 सालों से इसी जगह पर खलियान में आके बैठते हैं, दाल पानी या दाल बाटी बना के खाते हैं और इस दौरान गपशप भी करते हैं। तो आज इनके मन में कई सवाल थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। मैंने कहा चलिए सवाल करिए, लाइव कर देते हैं। तो आप शुरू हो जाइए। लगातार दूसरी होली कोरोना में बीत रही है। लगातार दूसरी होली कोरोना में बीत रही है। आपका अनुभव क्या कहता है? सामान्य जीवन कब से होगा? देखिए, ये सवाल मुश्किल है, लेकिन जितना मैंने साइंस को पढ़ा है तो इसका जवाब यही है कि जब तक हमारे देश में, हम अगर देश की बात करें तो देश में हार्ड इम्यूनिटी जब तक नहीं पैदा होगी लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तब तक शायद ये हम कोरोना से मुक्त नहीं हो पाएंगे, सामान्य जनजीवन नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि हार्ड इम्यूनिटी कब पैदा होगी, तो इसका जवाब ये है कि जो तमाम साइंटिस्ट हैं, WHO हैं, एम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका ये मानना है कि जब तक देश की 70% आबादी को वैक्सीनेशन नहीं होगा या 70% आबादी को हार्ड एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तब तक ये हार्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी। और हार्ड इम्यूनिटी अगर पैदा नहीं हुई तब तक देश में सामान्य हालात नहीं बनेंगे। इस समय मैं आपको बता दूं कि इसको अगर मैं आंकड़ों में बताऊं तो इस समय करीबन 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से करीबन 2 करोड़ लोगों को सेकंड डोज लग चुका है। तो जब तक 60 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक देश में हार्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी और कोरोना जाएगा नहीं और सामान्य जनजीवन नहीं हो पाएगा। आपने वैक्सीन पे ज़्यादा जोर दिया, पर हम जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट भी देखते हैं या आम चर्चा भी देखते हैं, तो वैक्सीन को लेकर लोगों की एक राय नहीं है। विश्वसनीयता जो चाहिए वैक्सीन की वो नहीं दिख पा रही आम जनता में। उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये भ्रम है। सरकार लगातार कह रही है, WHO उसको वेरीफाई कर रहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है, प्रभावशाली है। दिक्कत ये है कि जो लोगों के दिलों में जो चीज़ें भरी हुई हैं दिमाग में, उसको कैसे निकाला जाए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि देश की 30 से 40% आबादी अभी भी कोरोना को एक स्कैम मानती है। ये कहती है कि कोरोना कुछ नहीं है, सामान्य नजला जुकाम है, और उसको सरकार कोरोना बता रही है। जबकि लोगों ने अपनों को खोया है, किसी ने बच्चे को खोया है, किसी ने माँ बाप को खोया है, पत्नी खोई है, पति खोया है। उनसे जाके पूछिए कि ये कोरोना क्या है। ये एक देश में स्कैम हो सकता है, लेकिन दुनिया के 200 देश अगर इससे प्रभावित हैं, अमेरिका जैसे, यूरोपीय यूनियन जैसे, रशिया, चाइना, फ्रांस जैसे देश अगर इससे प्रभावित हैं, तो स्कैम क्या विश्वव्यापी हो सकता है? और क्या हर देश की सरकार इसमें शामिल है? WHO शामिल है? UN इसमें शामिल है? ये अज्ञानता है, कोरी बकवास है, लफाजी है, और ऐसे लोग हकीकत में देश और समाज के ही विरोधी हैं। मैं तो ये कहूँगा। विश्वसनीयता की जहाँ तक आपने सवाल किया है, तो आप देखिए कि जो वैक्सीन है, भारत ने एक गलती की। भारत ने ये दावा तो किया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमने शुरू किया है, लेकिन उसकी जो रफ्तार थी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज नहीं थी। आबादी के अकॉर्डिंग हम देखें, अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है और वहाँ पर उन्होंने अपने 15 करोड़ लोगों को टीका दे दिया, यानी कि 40% से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया। इंग्लैंड की आबादी में वहाँ के करीबन 30 से 40% लोगों का टीकाकरण हो गया। इजराइल की पॉपुलेशन 80 लाख है और उन्होंने अपने करीब 55 से 60% लोगों को टीका दे दिया। तो उन देशों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कोरोना संक्रमण तेजी से गिरा है, वहाँ काफ़ी नीचे आ गया है दर। लेकिन भारत में ये दर बढ़ रही है बीते 15 दिनों में। वजह क्या है? भारत में टीकाकरण, जैसा मैंने लोगों में बताया कि 30% लोग इसको स्कैम मानते हैं, तो वो टीका लगवाएंगे क्यों? बहुत सारे लोग स्कैम नहीं मानते हैं, लेकिन उनके मन में डर है।
मैंने खुद टीका लिया, मेरे मदर फादर को लगवाया, मदर फादर को 2-3 दिन बाद सेकंड डोज भी लग जाएगा। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रभावशाली है। आप सेकंड डोज के 15 दिन बाद जब एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, IgGI एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो आपको उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, कुछ में कम बनी है, कुछ में ज़्यादा। वो बॉडी के इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स के ऊपर होता है। लेकिन वैक्सीन प्रभावी है, सुरक्षित है, और विश्वसनीयता पे सवाल करना इसलिए बेकार है कि उसके कई दौर के परीक्षण हुए हैं और दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट हो रही है। जो भारत में वैक्सीन है वो दुनिया के कई विकसित देशों में लगाई जा रही है। तो ये सब कोरी लफाजी है, बेवकूफ़ी है जो लोग इस पे सवाल खड़े ये करते पूरी लब्बाजी है आपने बताया, पर हमने ऐसा भी देखा कि जिनके 2 बार वैक्सीनेशन हो गया वो भी कोरोना संक्रमण हुए हाँ, हैं। देखिए ये इसके पीछे भी साइंस है। कोई भी वैक्सीन, सिर्फ कोरोना नहीं, आप टीबी की से लेकर इबोला वायरस से लेकर कोई भी वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन ये गारंटी नहीं देती है कि आपके अंदर वो बीमारी नहीं होगी, जाएगी नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी देती है कि जाने के बाद वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस अंतर को समझना पड़ेगा। इस अंतर को लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए, एक होता है, शब्द होता है एफिकेसी। अगर आपको कोई वैक्सीन लगी है तो उस वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। जैसे मैं कोविशील्ड की अगर बात करूं, एस्ट्राजेनेका कैम्ब्रिज जो सीरम ने जो बनाई है, इसकी एफिकेसी है 55%। 55% एफिकेसी का मतलब ये होता है कि 55% चांस ये है कि आपको कोरोना नहीं होगा। यानी कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ही कह रही है कि 55% ही चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन 45% चांस है कि आपको कोरोना हो सकता है। लेकिन ये 100% गारंटी है कि अगर आपको कोरोना हो गया सेकंड डोज के 15 दिन बाद भी, तो आपकी डेथ नहीं होगी, आपको गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडी तैयार हो चुकी होती हैं। वो जो कोरोना वायरस है उसको पहचान के आपका जो प्रतिरोधक प्रणाली है वो उस पर हमला कर देती है और उसको मार के भगा देती है। ये वैक्सीन का काम है। हमने आपको लगातार कोरोना काल में फील्ड रिपोर्ट करते देखा, पिटोल बॉर्डर पे भी देखा। ये सरकार की जो व्यवस्था है कोरोना को निपटने के, केंद्र सरकार हुआ या राज्य सरकार को, इनसे आप संतुष्ट है? देखिए, मैंने जब अपनी पिछले मार्च में रिपोर्टिंग शुरू की थी तो मैं शायद अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन हमारा चैनल पहला ऐसा चैनल था जो बॉर्डर पर खड़ा था और सरकारों को और प्रशासन को बता रहा था कि मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों के मजदूर पैदल चल के आ रहे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत है, कई किलोमीटर संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। हमारी रिपोर्ट्स देखकर, वीडियो रिपोर्ट्स देखकर सरकारें जागी थी। और अगर सरकारों ने सही नियम नहीं बनाया तो हमने सरकारों की आलोचना की, प्रशासन की आलोचना की। हमने उन सारे तथ्यों को, दृश्यों को दिखाया जो प्रशासन और तंत्र की विफलता को उजागर करते थे। और तारीफ भी हम करेंगे कि प्रशासन ने उसको सकारात्मक रूप में लिया, सरकार ने सकारात्मक रूप में लिया और उसमें सुधार किया, लोगों को राहत मिली। आप देखेंगे बाद में लोगों को खाना मिलने लगा, बसों की व्यवस्था हुई। थोड़ी बहुत गड़बड़ी फिर भी होती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सरकारों ने बेहतर किया था, लोगों को फायदा हुआ। उसके बाद अब कोरोना से जो निपटने की तैयारी थी वो पिछली बार ज़्यादा बेहतर थी। अभी जब कोरोना बीते 10-15 दिनों में बढ़ रहा है देश में, तो देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में सरकारें लचर हैं। आप देखिए कि वैक्सीनेशन के लिए, सैंपलिंग के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो हटा दिए गए हैं। जो आइसोलेशन वार्ड हैं या क्वारंटाइन जोन बनते, क्वारंटाइन सेंटर बनते थे, वो बंद हो गए हैं। जो आउटसोर्स के रूप में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लिया गया था, लगभग सभी को हटा दिया गया है। और झाबुआ जैसी जगह में आप देखिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मौजूद नहीं है, जो कि लाइफ सेविंग है गंभीर मामलों में। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि, और दूसरी बात आप देखिए कि आंकड़ों को छिपाने का खेल चल रहा है। जिस तरीके से सीएम की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के साथ साथ एमपी सरकार की भी खिंचाई की थी, उसके बाद सरकार इतना डर गई कि उन्होंने कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा छुपाना शुरू कर दिया। कल या परसों में मैं बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरीके से झाबुआ में एक्टिव केस की संख्या 200 के आसपास है, लेकिन प्रशासन उनको 50 के आसपास बता रहा है।
कैसे दाहोद में, अकेले सिर्फ दाहोद में, बड़ोदरा में और इंदौर में 150 से ज़्यादा गंभीर मरीज भर्ती हैं और प्रशासन कह रहा है कि 10 से 12 भर्ती हैं। यहाँ के आइसोलेशन वार्ड में एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ रहे हैं, 20 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 4 से 5 लोग भर्ती हैं। मेरे पास वो लेटर हैं, आ गए हैं, जिसमें खुद CMHO ने जो जिला चिकित्सालय और जो आसपास के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर कलेक्शन होता है सैंपल का, उनको टारगेट दे दिए कि पहले टारगेट दिए कि आप 5 से ज़्यादा RT-PCR, 5 से ज़्यादा रैपिड नहीं करेंगे, दबाव बना तो 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे। अरे जब आपके पास संदिग्ध व्यक्ति ज़्यादा आएंगे तो आप कैसे मना कर सकते हो कि आप सैंपल नहीं लेंगे? इस तरीके से आप कोरोना से जंग जीतेंगे, इस तरीके से आप अपने आंकड़े कम करेंगे। ये जो पूरी गड़बड़ झाला है ना, इसका सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ या तो कल यानी कि मंगलवार को या फिर बुधवार को मैं खुलासा करूंगा तथ्यों प्रमाण के साथ। और मेरा इसमें ये मानना है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी इस खेल में शामिल है। कौन सा खेल? कोरोना के मरीजों की संख्या को कम बताना, बाहर गंभीर एडमिट की संख्या को कम बताना, सैंपल कम लेना। और इनकी तो ये हालत है, मैं आपको पर्सनली मेरा दूंगा उदाहरण कि 22 तारीख को मैंने मेरी मदर की RT-PCR सैंपल दिया, रैपिड सैंपल दिया, रैपिड में वो नेगेटिव आई, तो RT-PCR सैंपल भी दे दिया, उनको हल्की खांसी थी। तो जब रैपिड सैंपल दिया तो वो तो नेगेटिव आ गया, RT-PCR इंदौर भेजी गई। 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 रिपोर्ट नहीं आई RT-PCR की। इस दौरान मैंने अपनी सजगता बताते हुए फिर से रैपिड करवाया और 2 बार CT स्कैन कराए। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, नेगेटिव आई। मैं तो संतुष्ट हो गया, उनकी समस्या भी दूर हो गई। लेकिन आप बताइए कि कल मुझे पता चला कि 28 तारीख की शाम को कि वो सैंपल ही रिजेक्ट हो गया है। अब आप बताइए कि 7 दिन में आप न तो रिपोर्ट दे पा रहे हैं और रिपोर्ट दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सैंपल रिजेक्ट हो गया। अब 7 दिन में या तो मरीज मर जाएगा या ठीक हो जाएगा। तो आपके भरोसे इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ सकता है? अपने भरोसे लड़ना पड़ेगी, लोगों को सजग होना पड़ेगा। मैंने तो सजगता बताई, उनके 2 से 3 रैपिड करवा दिए, 2 उनके RT-PCR करवा दिए और उनको कुछ भी नहीं निकला। वो ईश्वर की मेहरबानी है। लेकिन इस घटनाक्रम से मुझे ये तो समझ में आ गया ना कि लड़ाई कैसे यहाँ का प्रशासन लड़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल में अचानक मामले कोरोना के बढ़ गए, क्या देखिए इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में आपको जान के हैरानी होगी कि महाराष्ट्र और केरल, खासकर महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर शहरी आबादी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में 53% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ कस्बों में, शहरों में लोग रहते हैं, और जो 47% पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। तो आप जब आंकड़े निकालोगे तो ये आंकड़े जो महाराष्ट्र के डराने वाले हैं वो अर्बन पॉपुलेशन से निकल के आ रहे हैं। तो जब एक आबादी एक संगठित रूप से रहती है, कॉलोनियों में रहती है, ये मोहल्लों में रहती है, काफ़ी क्राउड एक जगह इकट्ठा होता है, और आप जानते हैं कि लोग 30% से 40% लोग ऐसे मौजूद हैं महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में जो कोरोना को बीमारी मानते ही नहीं है। तो वो न मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। वही लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि केरला में भी आप देखिए कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत है और महाराष्ट्र में जनसंख्या घनत्व तो बहुत है, इसीलिए 2 राज्य इनके सबसे ज़्यादा चपेट में। हमने महाराष्ट्र की बात करी तो गुजरात सरकार ने एक नया नियम बनाया कि जो भी गुजरात की सीमा में प्रवेश करेगा, तो अभी तक तो पिछले 5-7 दिनों से तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही लागू था कि उनको अपनी कोरोना रिपोर्ट साथ में लेके जानी पड़ेगी, तो इनको प्रवेश मिलेगा गुजरात राज्य में। अब वही मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो बॉर्डर है उस पर भी वो 1 तारीख से लागू करेंगे, ऐसा सुनने में आया है। इससे मध्य प्रदेश के जो नागरिक है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं, आप जो लोग देख रहे हैं इसको आप सवाल को समझिए। 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि परसों से गुजरात में अगर आप जाते हैं, चाहे व्यापार करने चाहे किसी भी कारण से, तो आपको 3 दिन पुरानी आपकी RT-PCR जांच की रिपोर्ट ले जानी पड़ेगी, तभी आपको गुजरात में प्रवेश मिलेगा। अब इससे क्या नुकसान होगा कि RT-PCR सैंपल झाबुआ में तो हो नहीं रहे हैं, ना अलीराजपुर में हो रहे हैं।
अब आप सैंपल देंगे और 5 दिन में रिपोर्ट आ रही है और आपको जाना कल है, तो आप कैसे करेंगे? ये बहुत दिक्कत आने वाली है। और एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि अगर आप पॉजिटिव आ गए तो इलाज के लिए आपको दाहोद जाना, तो वहाँ आपकी एंट्री होगी कि नहीं? क्योंकि ये रिपोर्ट तो ये कह रही है कि आपकी एंट्री अगर हम नेगेटिव है तो ही होगी, और पॉजिटिव आ गए तो आपको जान बचाने के लिए तो गुजरात ही जाना है, झाबुआ में तो गारंटी है नहीं। तो मेरा इस मामले में कल दाहोद के कलेक्टर से संपर्क हमारे संवाददाता के जरिए किया था, तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट से मार्गदर्शन इस संबंध में मांगा गया है, लेकिन ये सत्य है कि 1 अप्रैल से अगर आप गुजरात में एंट्री करेंगे एमपी से, तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो ये एक मुश्किल फैसला है जिससे अब झाबुआ अलीराजपुर जिले के या एमपी के नागरिकों को जूझना पड़ेगा। अब हम ये कोरोना से विषय परिवर्तन करते हैं, हम चुनाव की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है। उन्होंने देखा पश्चिम बंगाल में बीजेपी काफ़ी ताकत लगा रही है, बड़े टीएमसी के भी नेताओं को तोड़ के ला रही है, और मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो आप ये बंगाल चुनाव कैसे देखते हैं, जब टीएमसी नारा दे रहे खेल हो बे और बीजेपी बोल रहे 2 मई दीदी गई, शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, तो बंगाल चुनाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, बंगाल चुनाव भारत की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मोदी के आने के बाद आपने एक चीज़ देखी होगी कि बड़े तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कोलैप्स किया गया है। अखिलेश 0, मायावती 0, मुलायम, लालू से लेके चंद्रबाबू नायडू, ये सारे नेताओं का राजनीतिक प्रभाव और तिलिस्म लगभग कमज़ोर पड़ गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी एकमात्र ऐसा नेता थी जिनका तिलिस्म बचा हुआ है। अभी भी वो काफ़ी इनके मुकाबले मजबूत हैं बंगाल में, और जिस तरीके से पूरी बीजेपी को ताकत लगानी पड़ रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी में दम और पोटेंशियल तो है। अब रही बात नारे की, खेला होबे उनका नारा है। खेला होबे का मतलब है कि चुनाव में अब खेल होगा बीजेपी को निपटाने का, और बीजेपी का है परिवर्तन होबे। तो ठीक है, अपने अपने दावे हैं, जनता को तय करना है। लेकिन यहाँ बीजेपी की तारीफ इसलिए करूँगा कि जो पार्टी 2016 में वहाँ पर अस्तित्व में ही नहीं थी, 0 थी, उस पार्टी ने अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीती। और इसको अगर हम विधानसभा में माने तो 121 सीटों पर इनकी लीड थी। इस लिहाज से बीजेपी को उम्मीदें जागी, और जाहिर सी बात है कि दक्षिण में और पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी नहीं थी। मोदी के आने के बाद उन्होंने पैर पसारना शुरू किया, तो इनका जो कैडर था जमीन पे वो 0 था। तो दूसरे कैडर को बीजेपी का कैडर बनाना इनकी मजबूरी है, और यही वजह है। आप त्रिपुरा में देखो, 3 साल पहले त्रिपुरा में वाम मोर्चे की सरकार गिरी और पूरा कैडर ट्रांसफर होकर बीजेपी में आ गया। बंगाल में ही हो रहा है, जो वाम मोर्चा और कांग्रेस का कैडर है वो ट्रांसफर होकर इधर आया है। टीएमसी के भी ताकतवर लोगों को बीजेपी ने अपनी तरफ किया है। अब मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो कैलाश विजयवर्गीय के जरिए वहाँ पर खेल करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि मुकाबला बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि न टीएमसी ये दावा कर सकती है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, न बीजेपी ये दावा कर सकती है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। दावा दोनों करते हैं, लेकिन मन से दोनों नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि मुकाबला 50-50 का है। 3 या 4% वोट स्विंग का अंतर होगा और वही सरकार बना देगा, फिर चाहे वो ममता जी की बने या फिर बीजेपी की बने। ये ममता दीदी का जो हादसा हुआ उनके साथ, बीजेपी बताती है कि नाटक कर रही है ममता बनर्जी, प्रशांत किशोर की स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। वो तो कोरा नाटक है। देखिए, एक सीएम कोई भी होता है, अगर वो अपने बेडरूम में है, अपने बंगले में है, उसको छोड़कर अगर वो बाहर है, तो आप हमेशा उस पर सैकड़ों कैमरे होते हैं। वो पब्लिक डोमेन में होता है, उसकी अपनी सुरक्षा की टीम होती है। जिन ममता बनर्जी का कहना था कि 4-5 लोगों ने हमला किया और वो घायल हो गए हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। खुद उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कलेक्टर, एसपी ने, डीजी ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट दी है कि ये एक हादसा था। खुली जीप में ओपन होकर वो खड़े होकर अभिवादन कर रही थी, पैर स्लिप हुआ, गाड़ी ने टर्न लिया और उनके पैर में मोच आ गई। अब राजनीति बगैर अभिनय के तो होते नहीं है, और अभिनय करने में कौन पीछे है। हमने नरेंद्र मोदी जी को भी रोते देखा है, हमने ममता बनर्जी को भी घायल होते देखा है। तो राजनीति में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने की कोशिश, अभिनय करने की कोशिश कोई नई बात नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी को फायदा होगा, उल्टा अगर समझदार मतदाता निकले तो नुकसान हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन के बंगाल माफ कीजिएगा बांग्लादेश दौरे पे गए हैं, तो टीएमसी का ऐसा कहना है कि वहाँ से वो बंगाल चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। कल पहले चरण की वोटिंग देखिए, थी एक बंगाल मतुआ में। समुदाय है जो बड़ी तादाद में बांग्लादेश में भी रहता है और वो भारत में भी आ चुका है। तो भारत में वो पश्चिम बंगाल में आया। वो मतुआ समुदाय के लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि उनका भारत में आधार कार्ड तो बन गया, वोटर आईडी भी कार्ड बन गया, लेकिन भारतीय नागरिक के रूप में उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो जो एनआरसी लागू किया गया था वो बीजेपी का एजेंडा था। एनआरसी से बहुत खुश हैं जो सीए एनआरसी से मतुआ समाज के लोग। तो उनका जो मतुआ समाज का मंदिर है, जो मूल पूजा स्थल है, वो बांग्लादेश में है। वहाँ जाकर पूजा करना, अर्चना करना, भाषण देना, कोई दो राय नहीं कि एक देश के लिए डिप्लोमेटिक यात्रा थी। लेकिन इस अवसर को भी मोदी ने बंगाल चुनाव में फायदे के लिए भुना लिया है, ये तो कहा ही जा सकता है। टेक्निकली आप उसको साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामने दिखता है कि सीधा सा उद्देश्य था कि बंगाल चुनाव में फायदा हो। अब हम पश्चिम बंगाल से एमपी का रुख करते हैं। एमपी में साल भर हो गया, सरकार पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब कमलनाथ जी ने इस चुनाव को आगे बढ़ाया, पंचायत चुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए, उस समय उन्होंने कर्जा इतना माफ किया था कि सरकार के पास पैसा खत्म हो गया। फिर जब शिवराज जी जिन हालातों में बने, कोरोना पीक पे था, तब फिर ये हुआ कि सरकार ने कर्जा लेना शुरू किया। सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मोदी जी को भी पूरा देश चलाना है, तो मोदी जी ने बताते हैं कि तमाम राज्यों का पैसा रोक लिया, मध्य प्रदेश का भी 80,000 करोड़ रुपए रोक लिया। ऐसे में सरकार ने पहले बाई इलेक्शन कराए, अपनी सरकार मजबूत की। उसके बाद फिर शिवराज सिंह जी ने को लगा कि अभी फिर पैसा लगेगा, तो उन्होंने कोरोना का एक्सक्यूज देके फिर चुनाव को आगे बढ़ा दिया। और अभी भी चुनाव को तरीके से आगे बढ़ाने के मूड में है सरकार। अभी कोरोना का बहाना हो जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ है, तमाम याचिकाएं डल गई हैं। ये एक दरअसल ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से ही डलवाई गई हैं, ताकि सरकार के ऊपर ब्लेम ना आए और काम हो जाए, चुनाव टल जाए। तो मुझे लगता है कि अब चुनाव, पंचायत चुनाव तो अब दिवाली के बाद ही होंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि 5 साल का कार्यकाल है और 6 साल हो चुके हैं, 6.25 साल की ओर बढ़ रहे हैं। वो कई सरपंच मनमानी कर रहे हैं, जनता नाराज है। और आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव किसी को लड़ना हो, खासकर अपने आदिवासी इलाकों में, तो खूब पार्टियां देनी पड़ती हैं। तो जो लोग साल भर से सपने देख रहे हैं सरपंच बनने का, बेचारे वो सेव परमल भी खिला रहे हैं और सब चीज़ें चल रही हैं पार्टियों में। आप जानते हैं क्या क्या चलता है। तो कोई 1 लाख, तो कोई 2 लाख, कोई 3 लाख तक खर्च कर चुका है और अब फिर चुनाव टल रहे हैं। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो लोग अब बड़े परेशान हो रहे हैं और सरपंच लोग मनमानी कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं ऐसा नहीं, पर काफ़ी सरपंच मनमानी कर रहे हैं। उनकी शिकायतें भी आ रही हैं, तथ्य भी है, प्रमाण भी हैं। और अफसर तो आप जानते हैं कि स्थानीय निकायों के भ्रष्टाचार पर तरीके से आंख मूंद लेते हैं, राजनीतिज्ञों का भी उन पर दबाव होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पंचायत चुनाव में देरी से। अब अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण एमपी में सरकार बदली। अब हम देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बयान हो रहे हैं। राहुल गांधी ने उनकी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला कि ये यहाँ अभी होते तो अभी नहीं तो कभी भी सीएम बनने की बन सकते थे। बीजेपी में वो कभी सीएम नहीं बन सकते। देखो, मैंने बहुत पहले लिख दिया था जब कांग्रेस में हुआ करते थे सिंधिया जी, कि कांग्रेस के युवराज के आगे 100 सिंधिया कुर्बान, पर सिंधिया कभी भी सीएम नहीं बनाए जाएंगे, चाहे वो माधवराव हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। क्योंकि जो राहुल गांधी की काबिलियत है वो सबने देखी है, उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं, बोल ना पाए बात अलग है। तो सिंधिया उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं, उनसे ज़्यादा राजनीतिक समझ रखते हैं। तो कांग्रेस इसलिए उनको न कभी माधवराव सिंधिया को बनने दिया राजीव गांधी ने, और न कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10 जनपद बनाता।
अगर ये आज बयान दे रहे हैं राहुल गांधी कि हम यहाँ होते तो सीएम बना देते, तो उस समय बना देते। लेकिन दरअसल क्या है कि कांग्रेस अपनी जड़ों पे खुद मट्ठा डालने पे तुली हुई है। उसके तमाम आप फैसलों, अभी देख लीजिए ग्रुप 23 की चर्चाएं हैं, जिन्होंने पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की मांग की है, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया जाने लगा है, तमाम चीज़ें होने लगी। तो सिंधिया वाली बात तो एक कोरी बकवास है। चलिए सचिन पायलट को बना दीजिए आप अभी से, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो हो रहा वो भी वही चीज़ है कि ऐसा कोई भी एनर्जेटिक यूथ जिसकी पॉलिटिकल ग्रिप बड़ी अच्छी हो, नए मतलब चेहरे को बढ़ती है कांग्रेस। हाँ नहीं, और अगर वो राहुल गांधी के समकक्ष हो, उनकी उम्र के हों, उनके आसपास हों, तो एक मैंने कहा ना कि 10 जनपद के एक युवराज के आगे 100 सिंधिया 100 पायलट कुर्बान। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि हमारे पास थे तो महाराजा थे, अब बीजेपी में जाके वो भाई साहब बन गए हैं। देखो दिग्विजय सिंह जी, मेरे ख्याल से आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के सारे बयान, जिस तरीके से ओवैसी के बयान, मणिशंकर अय्यर के बयान, शशि थरूर के बयान, वैसे ही दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस से ज़्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। तो ऐसे बयान जो हैं वो आने चाहिए, और ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले बयान है, ऐसा बीजेपी चाहती है। दिग्विजय सिंह को अगर कोई गंभीरता से लेता तो वो चेहरा होते बीते 10 साल में मध्य प्रदेश में पार्टी का। वो पार्टी की मजबूरी है, चेहरा नहीं है। उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत। अब एक अंतिम सवाल मेरे दिमाग में आया, महाराष्ट्र के में ले जाऊंगा आपको। ये जो अभी पूरा एपिसोड हुआ, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाए गृह मंत्री पे, फिर वो वाजे की गिरफ्तारी हुई एनआईए ने, ये सब क्या सरकार बची रहेगी महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल बच जाएगी, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में वहाँ की सियासत में पैसा और बेमोल जो गठजोड़ हैं, मतलब ये होते रहते हैं, नई बात नहीं है। आप किसी भी राज्य में घोटाला सुनेंगे तो 100-200 करोड़ का सुनेंगे, वहाँ 10,000 करोड़ का सुनेंगे। स्कैम बड़े होते हैं, आरोप भी बड़े होते हैं, लेकिन बड़े बड़े मामले भी वहाँ छोटे छोटे तरीके से निपट जाते हैं। अब एनआईए अगर पीछे लगा है तो आप देखिए, कल अमित शाह की मुलाकात हुई है शरद पवार से, क्या मतलब निकाला जाए? पकड़ी है दोनों में कुछ है ना। शरद पवार बहुत ज़्यादा करीब हैं मोदी और अमित शाह के। तो आप देखिए कि पिछली जो सरकार थी वो शरद पवार के अगोसी सपोर्ट से महाराष्ट्र में फडणवीस ने चलाई थी। मुझे लगता है कि अभी एक टाइमिंग का इंतजार है बीजेपी को, और ये सरकार जब चाहेगी बीजेपी गिरा देगी। लेकिन अभी बीजेपी के पास ये विकल्प है कि शिवसेना के खिलाफ जितनी एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए वो हो जाने दें, क्योंकि शिवसेना का जो कैडर है वो हिंदुत्व का कैडर है, और वो जिनके साथ में है वो पश्चिम बंगाल और केरल में सांप्रदायिक दलों के साथ कांग्रेस काम कर रही है। तो इसको भुनाना है बीजेपी को आगे जाके महाराष्ट्र में, और शिवसेना को लगभग कोलैप्स करने की रणनीति है। इसलिए इनको एंटी इनकम्बेंसी जैसे अब देखिए, अगर ये पहले गिरा दे तो ये मामला सामने नहीं आता। कुछ मामले ऐसे आ जाने दें जिसको आधार बना के अगले इलेक्शन में पार्टी। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इनकी तिहाड़ी तीनों की सरकार जितनी ज्यादा चलेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा? यस, स्कैम सामने आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी सामने आएगी, और उसका सीधा फायदा नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी अब बिना गठबंधन से लड़ेगी, मतलब वहाँ पे चुनाव एनडीए के साथ? बीजेपी की तो सरकार बनी थी, तो शिवसेना ने चीटिंग की है। चीटिंग तो शिवसेना की है ना, गठबंधन को वोट दिया गया था। अब चीटिंग की सजा तो जनता देगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका भारी नुकसान, आप सीएम बन गए, अपने इच्छा पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप दूरदृष्टि से अगर देखें तो शिवसेना को जबरदस्त नुकसान होने वाला है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आप देख रहे थे झाबुआ लाइव। आपके इस लाइव पे क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।